प्रश्न 10। भोजन संग्राहक एवं शिकारी जनजातियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फूड गैदरर्स एंड हंटर ट्राइब्स। उत्तर, भोजन संग्राहक, फूड गैदरर्स। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाली जनजातियां उदर पूर्ति के लिए उत्पादन नहीं करती वरन संकलन ही करती हैं। प्रमुखतः वे लोग जो कि जंगलों में पैदा होने वाले कंदमूल, फल फूल, शहद आदि के द्वारा जीवनयापन करते हैं, संकलनशील अर्थव्यवस्था वाले ही हैं और साथ ही मछली मारकर एवं शिकार करके भी जो लोग जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें भी हम उत्पादक नहीं कह सकते। मानव भोजन प्राप्ति के लिए जब विशेष प्रयत्न करता है और प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भोजन में वृद्धि होती है, जैसे पशुपालन करके, कृषि या उद्योगों में प्रयत्न करके, तो ऐसे स्तर को उत्पादन स्तर की अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूर्ति जितना ही शिकार एवं संकलन के प्राथमिक स्तर पर मानव केवल अपनी आवश्यकता संकलन कर पाता था। उसके पास बचत नहीं होती थी जिसका कि वह विनिमय कर सके। द्वितीयक स्तर पर उपभोग के बाद विनिमय के लिए कुछ बच सकता है। प्रथम प्रकार की अर्थव्यवस्था वाली जनजातियां भारत में कदार और चंचू हैं। आदिवासी समूह प्राकृतिक परिस्थितियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जब भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो वे फल फूल, जड़ों, कंद, शहद, शाकपात, शिकार, मछली आदि के द्वारा उदर पूर्ति करते हैं, लेकिन कठिन समय आने पर जब जो कुछ मिल जाए, उसी से गुजारा करना होता है। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाले जन समूहों की संख्या सीमित होती है जो 40 से 70 तक होती है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। बच्चे एवं स्त्रियां जंगलों में खाद्य पदार्थों का संकलन करते हैं तो युवा लोग शिकार एवं गछली पकड़ने का काम करते हैं। मौसम परिवर्तन होने पर इन्हें अपना स्थान परिवर्तन भी करना होता है और ये ऐसे स्थानों की खोज करते हैं जहां सरलता से भोजन अरे कहना क्या चाहते हो? उपलब्ध हो सके, अतः इनका जीव घुमक्कड़ होता है। इनमें व्यक्तिगत रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपभोग सारे समूह द्वारा नहीं होता है। केवल सामूहिक रूप से संकलित पदार्थों का ही समान रूप से वितरण किया जाता है। इनमें श्रम विभाजन का आधार यौन भेद एवं आयु भेद है। शिकार एवं संकलन करने वाले वे समूह जो उपभोग के बाद विनिमय के लिए कुछ बचा पाते हैं, विश्व में बहुत कम ही हैं। इसके द्वितीय स्तर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भोजन संकलन करने वाले, शिकार करने वाले एवं मछली मारने वाले। यद्यपि हमें कई बार इनका मिला जुला रूप ही देखने को मिलता है। खाद्य पदार्थों के संकलन में सबसे कम श्रम एवं साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कुदाल, टोकरी, मिट्टी के बर्तन आदि से ही काम चल जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले लोगों को स एवं स्थान का पूरा ज्ञान होता है कि किस मौसम में कौन से फल कहाँ मिलेंगे। यही नहीं बल्कि वे खाद्य पदार्थों के संकलन की विधि एवं उन्हें पकाने या अन्य प्रकार से खाने योग्य बनाने की विधि भी जानते हैं। शिकार करने वाले लोगों के पास शस्त्र, औजार एवं उपकरण संकलन करने वालों की तुलना में अधिक होते हैं। शिकार के लिए तीर धनुष, भाले, बर्फी, फंदे आदि का उपयोग किया जाता है। पशुपालन: जब मनुष्य ने यह देखा कि पशुओं को मारने के बजाय यदि उन्हें पाला जाए तो वे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। उनके बाल, चमड़े, हड्डी व मांस आदि सभी का उपयोग हो सकेगा एवं जीवित अवस्था में उनके दूध और दूध से बने पदार्थ मिल सकेंगे, तब उसने पशुपालन प्रारंभ किया। मानव का सबसे पुराना साथी कुत्ता है जो मनुष्य के बचे हुए भोजन एवं शिकार को खाकर उसके साथ रह सकता है। कुत्ते ने मनुष्य के वफादार रहने वाले के रूप में कार्य किया और कभी कभी जानवरों के शिकार में भी सहायक होता। दूसरा पशु बिल्ली रही होगी। धीरे धीरे मानव ने गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी एवं अन्य पशुओं को भी पालना प्रारंभ किया होगा। पशुओं का उपयोग धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों में थोड़ा बहुत पशुपालन देखने को मिलता है। पशुपालन स्तर की अर्थव्यवस्था से मानव में स्थिरता आई। वह पशुओं को लेकर ऐसे स्थानों पर कुछ समय तक रहने लगा जहां घास एवं पत्तों की बहुलता होती। घास की समाप्ति पर वह पशुओं के झुंड को लेकर फिर घास बाहुल्य क्षेत्रों की ओर चल पड़ता। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। पशुपालन करने वाले लोगों को चारे पानी के स्थानों एवं मांस तथा दूध के विविध उपयोगों का ज्ञान भी होता है। किस समाज के लोग किन पशुओं का पालन करेंगे, यह बहुत कुछ स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं वहां पर उपलब्ध पशुओं पर भी निर्भर है। रेगिस्तान के लोग ऊंट का पालन करते हैं तो टोडा लोग भैंस का। पशुपालन करने वाले लोग भी प्रकृति पर प्रथम स्तर के लोगों की तरह ही निर्भर रहते हैं।
वे मौसम परिवर्तन होने पर चरागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उनका जीवन प्रथम स्तर की तुलना में स्थिर होता है। पशुओं में बीमारी फैलने व मरने पर इन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। पशुओं की बीमारियों एवं उनकी चिकित्सा का भी इन्हें ज्ञान होता है और जड़ी बूटियों तथा जादुई एवं धार्मिक क्रियाओं के सहारे पशुओं की चिकित्सा की जाती है। उद्धरण चिन्ह। कृषि। मानव ने जब फलों को खाकर उनके बीज एवं गुठलियों को फेंक दिया होगा और इन बीजों को अंकुरित होते एवं पेड़ पौधे के रूप में फलते फूलते देखा होगा तो उसके मन में उन्हें उगाने की लालसा पैदा हुई होगी। ऐसा संभवतः सर्वप्रथम स्त्रियों को ही ज्ञात होगा, क्योंकि पुरुष तो बाहर शिकार में व्यस्त रहता था। पशुचारण के दौरान उसने यह भी अनुभव किया कि एक विशेष ऋतु में ही फल फूल लगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, तो उसे कृषि संबंधी ज्ञान होने लगा। कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक फलोद्यान पर आश्रित एवं दूसरी कृषि आश्रित अर्थव्यवस्था। पेड़ लगाने के लिए मानव ने कुदाल, फावड़े एवं हल का प्रयोग किया, परंतु कृषि यंत्रों की कमी के कारण यह कार्य उन्हीं स्थानों पर अधिक हुआ जहां भूमि उपजाऊ एवं सरलता से खोदी जाने योग्य थी। बात तो सही है। आदिवासियों में कृषि के तरीके अविकसित ही हैं। कई जनजातियां स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं। वे जंगलों में पहले आग लगा देते हैं और जब पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं तो वहां कृषि कार्य किया जाता है। 3-4 वर्ष में यह भूमि उपज देना कम कर देती है या बंद कर देती है तो वे लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वहां पर भी यही विधि अपनाई जाती है। ऐसी कृषि केवल मोटे अनाजों जैसे जौ, बाजरा, चना, मटर आदि की ही संभव है। इस प्रकार की कृषि में उत्पादन भी कम मात्रा में होता है। उत्पादन कार्य इन समाजों में सामूहिक रूप से किया जाता है। अतः कृषि भूमि पर भी सामूहिक अधिकार होता है। मुखिया उपज को परिवारों की आवश्यकता के अनुसार बांट देता है। कहीं कहीं पर कृषि कार्य पारिवारिक स्तर पर भी किया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने, बांस व लकड़ी की टोकरी बनाने व कपड़ा बनाने वाले विशेषज्ञ भी होते हैं। ये लोग कृषि के अतिरिक्त समय में हस्तकला एवं कुटीर उद्योग आदि का कार्य भी करते हैं। धन व संपत्ति संबंधी भेद न होने से समाजों में वर्ग व्यवस्था भी नहीं पाई जाती है। नहीं। कृषि का विकसित स्तर अनेक जटिल रूपों में पनपा है। बड़े बड़े ग्रामों एवं नगरों में कृषि एक उन्नत व्यवसाय है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। कुछ लोगों के पास ही कृषि योग्य भूमि होती है और वे मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करवाते हैं। विकसित कृषि व्यवस्था में वर्ग भेद देखने को मिलता है। एक तरफ भूस्वामी है तो दूसरी तरफ कृषि मजदूर। भूस्वामी पैसों के बल पर विशेषज्ञों एवं मजदूरों द्वारा कार्य करवाते हैं। सरल प्रकार की कृषि व्यवस्था भारत के आदिवासी समूहों में पाई जाती है। कृषि कार्य परिवार एवं व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। औद्योगिक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आदिम समाजों में बहुत कम ही देखने को मिलती है। कृषि व पशुपालन के साथ साथ छोटे छोटे दस्तकारी के व्यवसाय तो कई समाजों में प्रचलित हैं, परंतु पूर्ण रूप से उद्योग पर निर्भर अर्थव्यवस्था तो सभ्य समाजों में भी नहीं है। वहां पर उद्योग के साथ साथ कृषि भी की जाती है। आदिम समाजों में पशुपालन एवं कृषि के साथ टोकरी बनाना, रस्सी चटाई, कपड़ा, लोहे के औजार, बर्तन, बेंत का कार्य आदि भी किया जाता है। शिल्प उद्योगों में आदिवासियों ने कलात्मक वस्त्रों का निर्माण किया है। असम के नागा प्रसिद्ध कलात्मक वस्त्रों का निर्माण करते हैं। ऐसे समाजों में कुछ लोग कृषि आदि का कार्य करते हैं तो कुछ उन पर निर्भर रहने वाले शिल्प उद्योग में लग जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शिकार, आखेटन, हंटिंग। भारतीय जनजातियों में आखेटन खाद्य संकलन का प्रमुख अंग रहा है। इस वर्ग की जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन वन्य पशुओं का आखेटन, वनों से जड़, फल, फूल इत्यादि खाद्य सामग्रियों का संकलन एवं मत्स्य मारण है। इन 3 साधनों से जीविकोपार्जन करने वाली जनजातियां संपूर्ण भारत में पाई जाती हैं। इनके भौगोलिक वितरण में हिमालय क्षेत्र के राजी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मध्य भारतीय क्षेत्र में बिरहोर, पहाड़ी खड़िया, बिजिया तथा कोरबा जो बिहार के निवासी हैं, उड़ीसा के गूंद तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी मारिया गोंड भी इसी समूह में आते हैं। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में चेंजू तथा मांडी कादर, मालपन ताराम, अरंदल, कुरुम्बा, पालियन तथा अंडमान के ओंगे, जारबा इत्यादि इसी समूह के उदाहरण हैं। पशु पक्षियों के शिकार में इन जनजातियों के सदस्य पूर्ण कुशल होते हैं। अपने सरल उपकरणों यथा जाल, छुरी, भाला, तीर, धनुष, परशु, बांस की टोकरी की सहायता से ये आखेटन करते हैं। उनके अतिरिक्त मणिपुर के हमार जनजाति के सदस्य गड्ढे द्वारा शिकार, विशेषतः हाथी को गिराने की विधि में काम में लाते हैं।
इनके अतिरिक्त वे नाना प्रकार के फंदों को लगाने में अत्यंत कुशल होते हैं। इनके फंदों से किसी प्रकार के जानवर का बचकर निकल जाना असंभव है। मध्य प्रदेश की बैगा एवं अबूझमाड़िया जनजातियों के लोग निम्नलिखित पशुओं का विशेष रूप से शिकार करते थे। 1. सांभर, 2. जंगली भैंसा, 3. बारहसिंगा, 4. कृष्ण मृग, 5. बंदर, 6. नीलगाय, 7. चौसिंगा, 8. खरगोश, 9. जंगली सुअर, 10. कई तरह के पक्षी, 11. कौकड़े, 12. गिलहरी इत्यादि। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अन्य जनजातियों के लोग छोटे पशुओं तथा हिरण, खरहा, बंदर का आखेट करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोधा सांप पकड़ते हैं तो बिहार के बिरहोर बंदर का आखेट करते हैं। मणिपुर के हमार जनजाति में आखेट अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कादर जनजाति के लोग भी अभी तक आखेटन करते हैं। आखेट सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार से किया जाता है। सामूहिक आखेट में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों एवं प्रथाओं का पालन किया जाता है। इसमें आखेट की पूर्ण रात्रि में उपकरणों को एकत्र किया जाता है। आखेट दिवस को वे जंगलों में प्रवेश करते हैं तथा अपने औजारों एवं फंदों का पूजन देव विशेष या वन विशेष के नाम से यथा बिरहोर हनुमान बीर की एवं जुआंग बन दुर्गा की पूजा करते हैं ताकि उन्हें बहुतायत में शिकार की प्राप्ति हो। सबसे अच्छे आखेट को सम्मानित किया जाता है। जानवरों के मृत शरीर को उठाने के पूर्व उनके रक्त से पितरों को तर्पण करने की परंपरा भी है। इसके बाद पशु के अंगों को काटकर आखेट में भाग लेने वालों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट जनजाति तो सिर्फ आखेट का ही कार्य करती है। इस जनजाति में आखेट का इतना विशिष्ट महत्व है कि इसके विभिन्न उपविभाग आखेट के नाम पर ही हैं। इस जनजाति को आखेटक पारधी कहते हैं। पारधी, जो मराठी शब्द है, का अर्थ ही आखेट है। 1981 की शासकीय सूचना के अनुसार पारधी जनजातियों के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1. बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिले में। 2. बिलासपुर जिले की बिलासपुर एवं कटघोरा तहसीलों में। 3. दुर्ग जिले की दुर्ग और बालोद तहसीलों में। 4. राजनांदगांव जिले की चौकी, मानपुर, मोहल्ला मंडला में। 5. रायपुर जिले की बिंद्रावनगढ़, धमतरी और महासमुंद तहसीलों में। पारधी बंदूकों द्वारा आखेट को गलत कार्य मानते हैं। पारधी, जो अपनी उत्पत्ति एक गोंड पूर्वज से मानते हैं, का कहना है कि महादेव ने उन्हें वन पशुओं को पकड़ने की कला सिखाकर पाप से बचा लिया है। इनकी विभिन्न उपजातियों के नाम हैं। 1. गोसाई पारधी, जो केवल खरगोश, सियार और लोमड़ी का शिकार करते हैं। 2. चीता पारधी, ये पहले चीता पालने का कार्य करते थे, अब यह वर्ग प्रायः समाप्त हो गया है। 3. लंगोटी पारधी, केवल लंगोट पहनने वाला वर्ग। 4. टाकनकार और टाकिया पारधी, सिर्फ हांका लगाने वाले सामान्य आखेटक। 5. शीशी तेल वाले पारधी, पुराने समय में मगर का तेल निकालने वाले। 6. बंदर वाले पारधी, बंदर नचाने का कार्य करने वाले। 7. फांस पारधी, जाल से शिकार पकड़ने वाले। इनकी आखेट विधियां काफी व्यवस्थित रही हैं, जिन्हें नीचे दिया जा रहा है। क्या साबित करना चाहता है तू? 1. पालतू चीते द्वारा आखेट चीता पारधी चीता पकड़कर उसे प्रशिक्षित करते हैं तथा वही चीता उनके लिए आखेट पकड़कर लाता है। ये घीते को शैशवावस्था में ही जंगल से पकड़ लाते हैं और उसे प्रशिक्षित करते हैं। चीते के सर आंखों पर एक पट्टी कसी रहती है। अपने मालिक के साथ इसे जंगलों में पहुंचाया जाता है और उचित दूरी पर शिकार दिखने पर उसकी पट्टी हटा दी जाती है, उसे शिकार खिला दिया जाता है और वह शिकार मार देता है। चीता पारधी शिकार तक दौड़कर उसकी गर्दन काट देते हैं तथा उसमें निकला रक्त का एक कटोरा चीते को पिला देते हैं। यह परंपरा चीतों की कमी के कारण समाप्त हो गई है। 2. शीशी तेल वाले पारधी, मगर का आखेट करने वाला यह वर्ग पौष, माघ एवं चैत्र माह में जब काफी चर्बीयुक्त हो जाता है, उसका आखेट करते हैं। मगर पकड़ने के लिए एक बड़े फौंज में मांस बांधकर 70-80 फीट लंबी रस्सी के सहारे चारे के रूप में नदी में छोड़ा जाता है। जैसे ही मगर चारे को निगलता है वैसे ही फंस जाता है। फिर 20-30 आदमी मिलकर रस्सी के सहारे उसे किनारे खींच लेते हैं और तेज कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। पारधी उसका मांस नहीं खाते वरन चर्बी निकालकर उसे बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 3. बाज द्वारा चिड़ियों का आखेट। बाज द्वारा चिड़ियों का आखेट पारधियों की अपनी विशिष्टता है। बाज जल मुर्गाबियों को डराकर ऊपर नहीं उड़ने देते और नीचे से शोर मचाकर मुर्गाबियों को उड़ा दिया जाता है। जब वे उड़कर भागने का प्रयास करती हैं तो पारधी मनचाही संख्या में उन्हें मार लाते हैं। 4. फांस पारधियों ने विभिन्न प्रकार के फंदों का विकास किया है और उनकी मदद से मोर, सारस, जंगली मुर्गी, हिरण, खरहे, जंगली सुअर का शिकार किया जाता है।
5 पालतू सांभरों का प्रयोग। जंगली सांभरों को पकड़ने के लिए पालतू सांभरों का प्रयोग किया। दर्जन भर पालतू सांभर जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं और पारधी छुपकर इनका पीछा करते हैं। जंगली सांभर के झुंड के नर पशुओं को सांभरों को देखते ही धीरे धीरे आगे बढ़कर इनसे भिड़ जाते हैं। इसी समय छुपे पारधी अपनी कुल्हाड़ियों से जंगली सांभरों को मार डालते हैं। पारधियों में शिकार के विशेष नियम निम्नलिखित हैं। क महिलाएं शिकार में भाग नहीं लेती। ख जंगली पक्षी पकड़ने पर उसके एक जोड़े को छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी नस्ल समाप्त न हो जाए। 1 ग जंगली कुत्ते को कभी नहीं मारा जाता। घ जिस व्यक्ति ने हिरण या सांभर पाल रखे हैं वह जीवन पर्यंत बाल नहीं कटा सकता। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विभिन्न जनजातियां विशेषकर पारधी आखेटन द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। शिकार पर प्रतिबंध लगने से आखेटन पर निर्भर इन जनजातियों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मत्स्यमारण फिशिंग। भारत की अनेक जनजातियों में मत्स्यमारण खाद्य संकलन की दूसरी प्रचलित परंपरा है। नदियों, झरनों, तालाबों में मछली मारने का काम किया जाता है। यह कार्य व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किया जाता है। एक व्यक्ति विशेष थोड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ने के लिए छोटे या बांस की बनी टोकरियों की मदद लेता है। सामूहिक रूप में तालाबों के जल को विषाक्त बना दिया जाता है और मछलियां निकाली जाती हैं। थारू जनजाति में मछली मारना उनका पारिवारिक कार्य माना जाता है और इसे आवश्यकतानुसार किया जाता है। थारू जनजाति के लोग शारदा नदी के जल में जाल या टोकरियां लेकर जाते हैं तथा दोपहर तक मछली मारने के बाद घर लौटते हैं। यह स्थान अधिकतर थारू गांवों से 5-10 मील की दूरी तक पड़ता है, अतः सुगमतापूर्वक वे यह कार्य करते हैं। स्त्री तथा पुरुष मछलियों का शिकार अलग अलग करते हैं और अपनी मछलियां भी अलग टोकरी में रखते हैं। कारण यह है कि स्त्रियां स्वयं मारी गई मछलियों को ही खाती हैं, पुरुषों द्वारा स्पर्श की गई मछली नहीं खाती। मछलियां केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु ही मारी जाती हैं, बेचने के लिए नहीं। वर्षाकाल में विभिन्न तालाबों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मणिपुर की हमार जनजाति के लोग जाड़े के दिनों में जब तालाब और पोखर में पानी कम होते हैं, ये लोग तालाब के पानी को विषाक्त बनाने के लिए एक प्रकार के पदार्थ ग का प्रयोग करते हैं। यह पदार्थ वहां पाए जाने वाले एक प्रकार के पौधे की जड़ और पत्तियों से प्राप्त करते हैं। नदियों से छोटे छोटे नहरनुमा निकास बनाकर भी यह मछली मारते हैं। इसमें ज्यादातर विशिष्ट प्रकार के फंदों का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्रचलित तरीका है गावी, मछली पकड़ने की एक तरह की टोकरी का व्यवहार। इस विधि में नदियों से छोटे निकास बनाकर उसमें पानी बह जाने दिया जाता है और उसी निकास में गावी लगा दिया जाता है। पानी के साथ साथ मछलियां भी गावी से होकर गुजरती हैं और उसमें फंस जाती हैं। जनजातियों में मत्स्यमारण हेतु लौह हुक का प्रयोग अज्ञात है। ये चुप है।